Hello students, I am Anju Kapoor, Associate Professor in Botany, Government College, Kota. Today we are going to discuss about the biogeochemical cycles. Biogeochemical cycles means जैव भू रासायनिक चक्र, इसे हम इस नाम से भी जानते हैं। पिछले जो चैप्टर्स थे, जो हमारे लेक्चर्स थे, उसमें हमने इकोसिस्टम के जो स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, उसके बारे में समझा था, पढ़ा था। उसी को आगे बढ़ाते हुए उसका जो एक मुख्य भाग है वो है बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स को हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि हम सभी जानते हैं कि सजीवों में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग बॉडीज़ हैं, उनमें वृद्धि यानी कि ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं, जो कि उपापचयी क्रियाएं भी कहलाती हैं, उनके लिए इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। ये जो ज़रूरी एलिमेंट्स हैं, इनको बायोजेनेटिक न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं, यानी कि जैव जननीय पोषक पदार्थ भी ये कहलाते हैं। इनका नाम ये इसीलिए रखा गया है जैव जननीय पोषक पदार्थ, यानी कि बायोजेनेटिक न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि इनके बिना किसी भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ और जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो बाधित होती हैं, वो अच्छी तरह से नहीं हो सकती। ये जो एलिमेंट्स हैं ये बहुत ही ज़रूरी आवश्यक तत्व होते हैं। ये जो एलिमेंट्स हैं ये एबायोटिक या फिज़िकल एनवायरनमेंट से बायोटिक कम्युनिटी में पहुंचते हैं। जो एबायोटिक है और फिज़िकल एनवायरनमेंट है, वहाँ से जो बायोटिक कम्युनिटीज़ हैं वहाँ तक इनका आना जाना लगा रहता है तथा किसी प्रक्रिया द्वारा पुनः ये अजैविक वातावरण यानी कि जो फिज़िकल एनवायरनमेंट है या एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं वहाँ तक ये आते जाते रहते हैं, वापस आ जाते हैं। कहने का मतलब है कि ये जो बायोजेनेटिक न्यूट्रिएंट्स हैं ये एबायोटिक कंपोनेंट से बायोटिक कंपोनेंट्स में और बायोटिक कंपोनेंट्स से या फिर बायोटिक कम्युनिटी से एबायोटिक कंपोनेंट्स में आते जाते रहते हैं। क्योंकि जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि जो प्लांट्स हैं वो अपनी ग्रोथ, डेवलपमेंट और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए जो सनलाइट है वो और कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा सोयल और वायु से यानी कि एयर से, जल से कई खनिज पदार्थ एलिमेंट्स प्राप्त करते रहते हैं। ये जो कंपोनेंट्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, विभिन्न जो ट्रॉफिक लेवल्स हैं वहाँ के लिविंग ऑर्गेनिज्म से होते हुए आगे बढ़ते हुए जो वहाँ के कंज्यूमर्स हैं या फिर हम कहेंगे वहाँ जो सजीव मिलते हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी डेथ के बाद जो डिकम्पोजर्स हैं उनकी सहायता से वापस अपने एटमॉस्फेयर में, वातावरण में, जिसमें कि सोयल, एयर, वाटर को हम ले सकते हैं, उसमें वापस से ये आ जाते हैं। तो इस प्रकार कहने का मतलब है कि ये जो खनिज तत्व हैं, जो भी हैं, ये वातावरण से बार बार पौधों द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं और फिर विभिन्न ट्रॉफिक लेवल से होते हुए यानी कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से होते हुए निरंतर एक चक्र सा बना लेते हैं। ये जो एक चक्र सा बना लेते हैं, इसी को हम बायोजियोकेमिकल साइकिल के नाम से जानते हैं। और इससे हम इस तरह कह सकते हैं, जो इसकी डेफिनेशन हो सकती है, जो ये बायोजेनेटिक न्यूट्रिएंट्स हैं इनका इकोसिस्टम में बायोटिक कम्युनिटी एवं एबायोटिक वातावरण में एक चक्रीय प्रवाह यानी कि सर्कुलेशन होता रहता है। इसी को बायोजियोकेमिकल साइकिल कहते हैं। ये जो बायोजियोकेमिकल साइकिल है इसको 3 कैटेगरीज में हम बांट सकते हैं। एक है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को जल चक्रण भी कहते हैं, जिसमें कि जल का सर्कुलेशन होता है, परिसंचरण होता है। और दूसरी है इसमें सेडिमेंट्री साइकिल।
सेडिमेंट्री साइकिल को अवसादी चक्रण भी कहते हैं। इसमें जो खनिज एलिमेंट्स हैं जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, मैग्नीशियम, फेरस आदि का सर्कुलेशन होता है। इनका जो मेन सोर्स होता है वो सॉइल है, और इन एलिमेंट्स को जो प्लांट्स हैं वो डिज़ोल्व स्टेट में जो अवस्था होती है उसमें ये एब्जॉर्ब करते हैं या अवशोषित करते हैं। इसी प्रकार तीसरा जो इसमें साइकिल का टाइप है वो है गैसियस साइकिल। गैसियस साइकिल जिसमें कि गैसेस आती हैं, गैस रूप में इसमें उपस्थित होते हैं, और इनका जो मेन सोर्स है वो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, और इनमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा आते हैं। इनमें सबसे पहले जिसको हम समझेंगे वो है कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल में जो एटमॉस्फेयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड केवल 0.03% के लगभग उपस्थित होती है, जो कि कार्बन का मेन सोर्स है। सभी तरह के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका जो एक आधारभूत घटक है, कंपोनेंट है, वो कार्बन ही है। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स के उपयोग के कारण फलस्वरूप होने वाले जो एनर्जी फ्लो है उनके साथ ही इकोसिस्टम में कार्बन भी आगे से आगे बढ़ता रहता है। जैसे ही ट्रॉफिक लेवल्स चेंज होते हैं, आगे जाता है, कार्बन भी आगे से आगे जाता रहता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर में हमेशा घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड ही किसी न किसी रूप से इन यौगिकों के लिए आवश्यक कार्बन का एक मेन सोर्स होती है। ये जो कार्बन साइकिल है इसको हम कुछ इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में सबसे जो पहला स्टेप आता है वो आता है हरे पौधों द्वारा फोटोसिंथेसिस करना, यानी कि प्रकाश संश्लेषण करना। यहाँ पर जीवों के लिए कार्बन का जो मेन सोर्स है वो वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ही इसका मेन सोर्स होती है। प्रकाश संश्लेषी जो ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स हैं, यानी कि ऐसे प्लांट्स, ऐसे पादप जो कि ऑटोट्रोफ्स हैं, यानी कि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के उपकरण से जो जैविक कार्बनिक यौगिक बनते हैं, कहने का मतलब है बायो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं, उनका यहाँ पर सिंथेसिस या संश्लेषण होता है। कार्बन और ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन ये सब सूर्य के प्रकाश यानी कि सनलाइट की उपस्थिति में सिंपल कार्बोहाइड्रेट में बदल जाते हैं। ये प्लांट्स द्वारा फैट एवं पॉलीसेकेराइड्स में बदल दिए जाते हैं। फिर फैट एंड पॉलीसेकेराइड जो प्लांट्स के टिश्यूज़ में एकत्रित होते हैं, जमा होते हैं, ये एनिमल्स द्वारा खाए जाते हैं, और इन जो कार्बन यौगिकों का है ये दूसरे कंपाउंड्स में दोबारा इनका संश्लेषण होता है। यहाँ भी वही बात आ रही है कि इसमें भी जो प्लांट्स हैं उनके बाद ये उन पर जो डिपेंडेंट दूसरे हेटेरोट्रोफ्स हैं वहाँ तक ये सर्कुलेट होता है। जो हर्बीवोर्स एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, जो कि प्लांट्स को खाकर इनको कार्बन जो यौगिक हैं, कंपाउंड्स हैं, का वो पाचन करते हैं और वापस से इन कंपाउंड्स का दूसरे कंपाउंड्स में वो संश्लेषण करते हैं। इसी प्रकार कार्बन की जो कुछ क्वांटिटी है, कुछ मात्रा है, दोबारा वायुमंडल में चली जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पौधों तथा जंतुओं दोनों के लिए ही रेस्पिरेशन का बाई प्रोडक्ट होता है। ये हम सभी जानते हैं कि रेस्पिरेशन के द्वारा जो बाई प्रोडक्ट निकलता है वो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, चाहे वो प्लांट्स के बारे में हम बात करें या फिर एनिमल्स के बारे में। सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके रेस्पिरेशन से एवं उनके जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं
या फिर उनका जो डिकम्पोजिशन है उनके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और ये वापस से जो एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट है, वहाँ पर ये वायुमंडल में पहुँच जाती है। इसके अलावा जैसे कुछ ज्वालामुखी वगैरह हो जाते हैं या अपने अर्थ सरफेस में कुछ जो कोयले हैं, पेट्रोल आदि हैं, उनके जलाने से भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में जाती रहती है। इसी तरह से एनिमल्स की हम बात करें तो एनिमल्स के जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं और प्लांट्स और एनिमल्स के जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें बंधा हुआ जो कार्बन होता है वो भी जब इसका डिकम्पोजिशन होता है तो डिकम्पोजिशन के बाद वो भी यहाँ से निकल जाता है। इसमें बैक्टीरिया, फंजाई हैं जो कि एनिमल्स और प्लांट्स इनके सभी के बचे हुए भागों को खाते रहते हैं, वो उनका भोजन होता है, खाते हैं और उनके डिकम्पोजिशन से जो जटिल कॉम्प्लेक्स जो बायोटिक जो बायो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको वो सरल पदार्थों में यानी कि सिंपल पदार्थ में कन्वर्ट करते रहते हैं, जो कि बाद में नए चक्र के लिए वापस से वहाँ पर उपलब्ध हो जाते हैं। इसी तरह जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर से जल में विसरण द्वारा भी उसमें डिसॉल्व हो जाती है। इनके अलावा जो वर्षा है, रेनफॉल है, उसके द्वारा भी जो वायुमंडलीय जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सोयल सरफेस पर और जो वहाँ पे जो वाटर रिजर्वायर है वहाँ तक पहुँचती है। जो वाटर में डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड है वो पानी से जो मिलने वाले ऑर्गेनिज्म हैं उनके वहाँ पर उनके फोटोसिंथेसिस में और उन सब में काम आती है और उनके जो रेस्पिरेशन से है ये वापस से एटमॉस्फेयर में पहुँच जाती है। इस प्रकार यहाँ हमने देखा कि जो कार्बन साइकिल है उसमें भी हमने यही देखा जो अभी पहले बात की थी कि बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स दोनों के बीच में कार्बन कंपाउंड्स के रूप में एक सर्कुलेशन वे में, साइक्लिक वे में आते जाते रहते हैं। तो यहाँ पर ये जो है कार्बन साइकिल जिसके बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा। दूसरा आज हम लेते हैं नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल जिस तरह की अभी कार्बन साइकिल में हमने देखा वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। नाइट्रोजन जो है ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एक आवश्यक एलिमेंट है क्योंकि यह कई तरह के न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटीन, क्लोरोफिल, इन सभी का यह एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो गैस की फॉर्म में मिलती है जो पौधों द्वारा सीधे काम में नहीं ली जा सकती। पौधे जो हैं वो इसे नाइट्रेट, नाइट्राइट या अमोनियम आयन के रूप में एब्जॉर्ब करते हैं। यह प्लांट्स या जो प्रोड्यूसर्स हैं से ये हर्बीवोर्स में जाता है, हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स में और फिर अंत में ये डिकम्पोजर्स में चली जाती है और डिकम्पोजर से ये एटमॉस्फेयर में वापस आ जाती है। कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स पदार्थ हैं जो कि नाइट्रेट और अमोनिया में से परिवर्तित कर देते हैं और कुछ प्रोकैरियोट्स हैं जिसमें कि बैक्टीरिया हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सीधे ही काम में लेते हैं। इसलिए इन बैक्टीरिया को हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी कहते हैं। ये जो बैक्टीरिया हैं मेनली ये लेग्यूमिनेसी की जो फैमिली है जिसको कि हम मटर फैमिली भी कहते हैं, लेग्यूमिनेसी के पौधों में ये वहाँ पर सिम्बायोटिक रूप में या फिर सोयल में फ्रीली रूप में पाई जाती है। सिम्बायोटिक जिसमें कि ये जो बैक्टीरिया हैं ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं और जहाँ पर ये रहते हैं वहाँ पर इनको शेल्टर और फूड भी इनको मिलता है। ये जो नाइट्रोजन साइकिल है इसको हम कुछ अलग स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि हम इसमें देखते हैं जैविक जो नाइट्रोजन है
उसका फिक्सेशन। नाइट्रोजन का जो यौगिकरण है उसमें बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, ये जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको ये फिक्स करते हैं। ये प्लांट्स द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, इसे बायोलॉजिकल फिक्सेशन कहते हैं। जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं जैसे नॉस्टॉक है, एनाबिना है, ये सब नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। यह सिम्बायोसिस के रूप में, सिम्बायोन्ट्स के रूप में एंथोसिरोस और साइकस की जो कॉलॉइड रूट्स हैं या एजोला हैं वहाँ पर भी ये पाई जाती हैं। इसी प्रकार कुछ फ्री लिविंग नाइट्रोजन बैक्टीरिया भी हैं जैसे एजिटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम वगैरह हैं। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन जो बैक्टीरिया हैं जैसे कि राइजोबियम है, उनकी कई स्पीसीज़ हैं जो कि लेग्यूम्स की जड़ों में प्रवेश करके वहाँ पर छोटे छोटे नोड्यूल्स बनाती हैं। यह सभी नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं और मोलिकुलर नाइट्रोजन विभिन्न प्रकार के रिडक्शन क्रियाओं के बाद ये नाइट्राइट अमोनिया आयन में बदल जाता है। प्लांट्स के द्वारा इन अमोनियम आयन को सीधे ही एब्जॉर्ब कर लिया जाता है या फिर दूसरे जो बैक्टीरिया हैं वो इसको नाइट्रेट में बदल देते हैं। फिर आता है नाइट्रोजन एसिमिलेशन। अमोनिया वाले जो नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो बनते हैं यहाँ पर। सबसे पहले नाइट्रेट अमोनिया में बदलते होते हैं जो कि ऑर्गेनिक एसिड से मिलकर एमिनो अम्ल बनाती हैं। ये एमिनो अम्ल प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, क्लोरोफिल आदि के संश्लेषण में भी काम आते हैं। एनिमल्स जो हैं उनकी जो कार्बनिक नाइट्रोजन है वो प्लांट्स प्रोटीन से मिलती है। एनिमल्स में यह प्रोटीन एमिनो एसिड में परिवर्तन होने के बाद फिर ये एब्जॉर्ब की जाती है और फिर ये एमिनो अम्ल प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड इत्यादि के संश्लेषण में काम आते हैं। फिर आता है अमोनिफिकेशन। जो डेड ऑर्गेनिज्म हैं जिनको कि मृत पादप और जंतु का भी हम नाम दे सकते हैं, जो डेड ऑर्गेनिज्म हैं कि जो प्रोटीन है और जो एनिमल्स के एक्सक्रीट्स हैं कि कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि एक्टिनोमाइसीटीज़ हैं एवं बैसिलस की कुछ स्पीसीज़ हैं, उनके द्वारा डीकम्पोज किया जाता है और ये डीकम्पोज होकर ये अमोनिया में बदल जाते हैं। इसी को अमोनिफिकेशन कहते हैं। इसके अलावा नाइट्रेट की जो कुछ क्वांटिटी है वो वैदरिंग रॉक्स यानी कि चट्टानों के टूटने के कारण अम्लीय वर्षा, एसिड रेन और नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स द्वारा सॉइल में पहुंचती रहती है। फिर आता है डीनाइट्रिफिकेशन। कुछ जो बैक्टीरिया हैं वो नाइट्रेट को वापस मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में बदल देते हैं। इसी जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, इसी को हम डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। डीनाइट्रिफिकेशन जो बैक्टीरिया हैं वो माइक्रोकोकस डिनाइट्रिफिकेंस और थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस इसके मुख्य एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो आती है सेडिमेंटेशन। सॉइल में जो उपस्थित नाइट्रेट है और अमोनियम है वो सभी सॉल्ट घुलकर डिसॉल्व होकर या कि जो रेनफॉल है उसके जल के साथ ये सब समुद्र में या वाटर रिजर्वायर में चले जाते हैं और वहाँ जल रिसाव के साथ जो है ये सॉइल में बहुत अंदर तक चले जाते हैं। इस प्रकार ये जो सॉल्ट है ये समुद्र या फिर अन्य जो वाटर रिजर्वायर हैं उनके जो सोर्सेज हैं उनकी ये नीचे वहाँ पर जो उनका तली होती है, जो नीचे जगह होती है, वहाँ पर जाकर ये बैठ जाते हैं। धीरे धीरे ये चट्टानों में यानी कि रॉक्स में परिवर्तित हो जाते हैं और ये चट्टानों में एकत्रित हो जाते हैं, वहीं पर ये इकट्ठा होने लगते हैं। जब इनका वेदरिंग होता है, इनके होने पर ही यह जो एलिमेंट्स हैं ये वापस सॉइल और जल में आ जाते हैं। एक आता है इसमें एबायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। जब बिजली आदि चमकती है उनसे ऑक्सीजन और एनवायरनमेंट की जो एटमॉस्फेयर है उसके नाइट्रोजन से वो जुड़कर नाइट्रोजन के कई ऑक्साइड बनाती है जो कि
रेनफॉल के साथ पृथ्वी तक पहुंचते हैं, जहां यह कई और लवणों के साथ रिएक्शन करते हैं और वहाँ नाइट्रेट या अन्य नाइट्रोजन कंपाउंड्स बनाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे हमने देखा कि नाइट्रोजन साइकिल भी इसी तरह से एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में सर्कुलेशन वे में, साइक्लिक वे में घूमती रहती है, जिसको कि नाइट्रोजन साइकिल में हमने अभी पढ़ा। इसी प्रकार एक आती है ऑक्सीजन साइकिल। जिस तरह से कार्बन और नाइट्रोजन का हमने अभी सर्कुलेशन वे देखा, उसी तरह से ऑक्सीजन साइकिल जो है वायुमंडल में करीब 20.95% लगभग मानी जाती है, इतनी ये वहाँ पर होती है। यह एटमॉस्फेयर में फ्रीली रूप से और ऑक्साइड और कार्बोनेट के रूप में रॉक्स में और वाटर में डिज़ोल्व अवस्था में ये पाई जाती है। इसका जो उपयोग है वो सभी तरह के जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं वो रेस्पिरेशन में करते हैं, और ये जो बात है ये हम सभी भली भांति जानते हैं। प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस करने में ऑक्सीजन को बाई प्रोडक्ट्स के रूप में बाहर निकालते हैं, और जो गैस के रूप में ऑक्सीजन को संपूर्ण जो प्लांट्स जगत है, हम कहते हैं प्लांट्स क्या, जीव जगत पूरा ही जो प्लांट किंगडम है वो रेस्पिरेशन के रूप में ग्रहण करता है। हम सभी जानते हैं कि रेस्पिरेशन के लिए, हम सभी के रेस्पिरेशन के लिए, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए पूरा ही जो है प्लांट किंगडम है या एनिमल किंगडम है, सभी के लिए रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पर जो पूरा ही प्लांट किंगडम है वो रेस्पिरेशन के रूप में इसे लेता है, और ऑक्सीडेशन से इनऑर्गेनिक पदार्थ और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में काम में लेते हैं, और ऑक्सीजन को उत्पन्न करके, ऑक्सीजन को बनाकर, ऑक्सीजन के साइकिल को कंटिन्यूअसली वो बनाए रखते हैं। तो यहाँ भी हमने यही चीज़ देखी कि ऑक्सीजन भी एबायोटिक से बायोटिक में और बायोटिक से एबायोटिक में सर्कुलर वे में एक चक्रीय अवस्था में चलती रहती है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर जो बायोजीकेमिकल साइकिल्स हैं उनमें हमने आज कुछ मुख्य जो साइकिल्स हैं उसके बारे में आज हमने जाना, उसे हमने डिस्कस किया। थैंक यू।